हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका भाई अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। हम जिस विषय पर बात कर रहे थे वो विषय कौन सा चल रहा था? संविधान। इस संविधान में हमने क्या क्या पढ़ लिया? इसमें कौन सा भाग चल रहा था? भाग 3, मूल अधिकार। मूल अधिकारों में क्या क्या पढ़ लिया? मूल अधिकारों के बारे में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया? संविधान का भाग 12, 13, 14 और 15। एक बार इनका रिवीजन करना है। देखो, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? राज्य शब्द की परिभाषा से संबंधित है। और राज्य शब्द की परिभाषा क्या बताई गई है? हाँ, राज्य शब्द की परिभाषा क्या बताई गई है? बताओ। वे सारी संस्थाएं जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं, सरकार द्वारा स्थापित हैं या सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता लेती हैं, ऐसी संस्थाओं को हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। ऐसी संस्थाएं राज्य का पार्ट हैं, राज्य के अंतर्गत आती हैं। और इनमें अगर हम बात करें, अगर कोई भी संस्था की बात करें, जैसे राज्य सरकार, संघ सरकार, संसद, एमएलए, एमपी, अगर आपकी नौकरी लग गई तो आप एज ए टीचर, कांस्टेबल, यानी किसी भी आप सरकारी पद पे जाएं और सरकार से आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पैसा लेते हो, सहायता लेते हो, तो सारी संस्थाएं और व्यक्ति भी सरकार का पार्ट होंगे, राज्य का पार्ट होंगे। अनुच्छेद 13 की बात करें, अनुच्छेद 13 कौन सी बात करता है? ये अनुच्छेद 13 ये कहता है कि ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हों, मूल अधिकारों का हनन करती हों, मूल अधिकारों के असंगत हों, उन सारी विधियों का जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। कैसी विधि? जो मूल अधिकारों के असंगत हों, यानी मूल अधिकारों का जिसमें हनन होता हो, मूल अधिकारों को ये कम करती हो, चाहे वो विधियां संविधान लागू होने से पहले की हों, चाहे वो विधियां संविधान लागू होने के बाद की हों, चाहे संविधानोत्तर विधियां हों, चाहे संविधान पूर्व की विधियां हों। और क्या दे रखा है इसमें? विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि क्या है? तो कोई भी कानून जो चाहे संसद ने बनाया हो, चाहे राज्य विधानमंडल ने बनाया हो, या राष्ट्रपति द्वारा कोई ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी किया गया हो, या सरकार द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया हो, या कोई नियम उपनियम कोई भी विधि बनाई गई हो, यहाँ तक कि अगर कोई प्रथा भी है तो वो भी विधि के अंतर्गत आएगी। और ये विधियां जो हैं वो अगर मौलिक अधिकारों के असंगत पाई जाती हैं तो इनको सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है और इनको समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 14 की बात करें, अनुच्छेद 14, 40 नंबर, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 14 में क्या दे रखा है भाई साहब? बताओ। इसमें अनुच्छेद 14 में दो बातें दे रखी हैं। अनुच्छेद 14 में दो बातें बताई थी। एक तो विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, दूसरी विधियों का समान संरक्षण। दूसरी कौन सी थी? विधियों का समान संरक्षण। अगर हम विधि के समक्ष समता की बात करें तो विधि के समक्ष समता का मतलब यह है कि कानून के समान प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वो व्यक्ति अमीर है, गरीब है, उद्योगपति है, कंगाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून के सामने, विधि के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो भिखारी हों। सजा सबके लिए बराबर होगी। कानून सबके लिए समान दृष्टि से देखेगा। कानून ऊंच नीच नहीं देखेगा। कानून आदमी ऊंचे पद पर है या नीचे पद पर है ये भी नहीं देखेगा। कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति क्या है? समान है। जो हम कानून, जो न्यायालय में जाते हैं तो आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू वाला जो चित्र देखते हैं, तराजू हाथ में होती है, आंखों पे पट्टी बंधी होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता है कि कानून अंधा होता है। इसका मतलब ये होता है कि कानून ये बिल्कुल नहीं देखेगा आप क्या हो।
कानून ये बिल्कुल नहीं देखेगा आप किस पद पर हो, कानून ये बिल्कुल नहीं देखेगा आप ऊंचे हो या नीचे हो, कानून ये भी नहीं देखेगा आप किस जाति से हो। कानून की दृष्टि से सभी लोग क्या हैं, समान हैं। और विधि के समक्ष समता का ये कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से। और इंग्लैंड में एक विद्वान हुए हैं डाइसी, डाइसी के सिद्धांत से प्रेरित है विधि के समक्ष समता, जिसको हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। अगर मैं बात करूं विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहाँ से लिया है हमने, अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये तो कह रहा है कानून के समान सब कोई समान, प्रत्येक व्यक्ति समान है, कानून ये नहीं देखेगा कि सामने कौन खड़ा है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ऐसा हमने कर दिया तो ये गलत है, कानून को ये देखना पड़ेगा कि कौन किस कैटेगरी में है, किस तरह का व्यक्ति है, कि कानून ये पक्षपात कर सकता है। और पक्षपात ये कैसा होगा, अफर्मेटिव, सकारात्मक पक्षपात कर सकता है, नेगेटिव नहीं कर सकता। ये जो अवधारणा है ये नेगेटिव है, और ये विधियों का समान संरक्षण ये पॉजिटिव अवधारणा है। कानून पक्षपात कर सकता है, क्यों करेगा, इसलिए करेगा कि एक व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उसे 1600 मीटर की रेस 5 या 6 मिनट में लगानी है। एक व्यक्ति पैर से विकलांग है, आप उससे कहो कि आप भी 5 मिनट 6 मिनट में उतनी रेस लगाओ, तो ये गलत है। बात समझ में आई। तो यही कारण है कि जो समान प्रकार के लोग हैं, समान वर्ग के लोग हैं, उनके लिए समान विधि की बात करता है इसका अनुच्छेद 14 का सेकंड पार्ट, कि एक ही वर्ग के लोगों के लिए, एक ही जैसे लोगों के लिए समान प्रकार की विधि होनी चाहिए, एक ही विधि से काम नहीं चलेगा। जबकि ये क्या कह रहा है कि विधियों के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान है, और ये क्या कह रहा है कि इससे काम नहीं चलेगा। ये एक समान कैसे कर सकते हो, एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, आप कह रहे हैं कि उतना ही काम करो जितना 2 हाथ वाला कर रहा है, कैसे कर पाएगा। तो इसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 15 को देख लेते हैं। इसमें लिखा है राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। और ये राज्य जो भेदभाव नहीं करेगा, ये कितने आधार पर नहीं करेगा, 5 आधारों पर नहीं करेगा। 5 आधार ये कौन कौन से होंगे जिनके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान। कितने आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, 5 आधारों पर, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ये 15 नंबर है, इसके फर्स्ट क्लाउज में लिखा है। अगर मैं इसके सेकंड क्लाउज की बात करूं तो इसमें क्या लिखा है कि राज्य एवं व्यक्ति, राज्य एवं व्यक्ति, ऊपर वाले में केवल राज्य लिखा है, नीचे वाले में राज्य एवं व्यक्ति लिखा है। और ये भेदभाव नहीं करेंगे कहाँ, सार्वजनिक स्थानों पर, नदी, तालाब, कुआं, इन स्थानों पर व्यक्ति और राज्य दोनों ही भेदभाव नहीं करेंगे। ये किसमें लिखा है, अनुच्छेद 15 के सेकंड पार्ट में। अनुच्छेद 13 का, इसका 15 का अगर मैं थर्ड पार्ट देखूं तो इस तीसरे पार्ट में ये दे रखा है कि बात जब महिलाओं की हो, बात जब बच्चों की हो, ऐसी स्थिति में राज्य सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। यानी महिलाओं के लिए अलग से कानून बन सकते हैं। महिला आयोग बना, बसें चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, उनमें महिला सीट, महिलाओं के डिब्बे अलग होते हैं, तो उनके लिए जो सकारात्मक प्रावधान है वो राज्य कर सकता है। यानी इन दोनों के ये एक तरीके से अपवाद की बात कर रहा है, लेकिन अपवाद नहीं है, सकारात्मक भेदभाव राज्य कर सकेगा। ऐसा अनुच्छेद 14 का सेकंड जो हमने पढ़ा था, विधियों का समान संरक्षण, उसके अनुसार काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं इसका फोर्थ क्लाउज, इसमें क्या लिखा है, ये पहली बात तो अनुच्छेद 15 का चौथा भाग, चौथा क्लाउज, ये मूल संविधान का भाग नहीं है। अनुच्छेद 15 का 5वां क्लाउज मूल संविधान का भाग नहीं है। अनुच्छेद 15 का छठा भाग, ये भी मूल संविधान का भाग नहीं है। इसको ये चौथा भाग, ये हमने प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा। और इसमें क्या जोड़ा कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण, रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और सबसे पहले हमने जो आरक्षण दिया वो सामान्य प्रकार के शिक्षण संस्थानों में दिया। ये सामान्य प्रकार के शिक्षण संस्थानों की बात करता है, जिसको प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। अगर मैं बात करूं फिफ्थ क्लाउज 15 का, ये इसको 93वें संविधान संशोधन द्वारा 2006 में जोड़ा गया।
93वें संविधान संशोधन द्वारा 2006 में जोड़ा गया और इसमें लिखा गया कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को उच्च शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। यानी कि ये तीनों के तीनों मूल संविधान का भाग नहीं है, ये सामान्य प्रकार के शिक्षण संस्थान से संबंधित है, ये उच्च शिक्षण संस्थानों से संबंधित है। ये जो छठी कैटेगरी है ये भी शिक्षण संस्थान से संबंधित है और इसमें यह कहा गया है जो सामान्य वर्ग का 10% वाला रिजर्वेशन है कि कुल सीटों का 10% रिजर्वेशन शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग को दिया जाएगा। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 15 के 6 में। ये तीनों मूल संविधान का भाग नहीं है, तीनों के तीनों शिक्षण संस्थानों की बात करते हैं, तीनों बाद में जोड़े गए। ये सामान्य प्रकार के शिक्षण की बात करता है, ये उच्च शिक्षण संस्थानों की बात करता है और ये सामान्य वर्ग के 10% रिजर्वेशन को शिक्षण संस्थानों की बात करता है। बात क्लियर? अब देखते हैं आर्टिकल अपना कहां से चलेगा। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 यहां तक हो गया। देखो अच्छा, ये अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? रोजगार में अवसर की समता से संबंधित है। अवसर की समता या समानता किससे संबंधित है? रोजगार में अवसर की समानता, यानी कि अवसर रोजगार देते समय राज्य सभी को समान अवसर देगा। इसी किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16, या इसको कहीं लिखा मिलेगा आपको लोक नियोजन कह सकते हैं। लोक नियोजन, लोक नियोजन लिखा हो, रोजगार में अवसर की समता लिखा हो, और क्या लिखा है? सरकारी नौकरी में समानता की बात करता है। सरकारी नौकरी में समानता की बात, सरकारी नौकरी में समानता कैसे करता है? ये जो राज्य है वो भेदभाव नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? रोजगार के टाइम, अवसर के समय, लोक नियोजन के समय। और ये भेदभाव नहीं करेगा, ये कितने आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा? तो भेदभाव नहीं करने के आधार कितने हैं? आधार कितने हैं? 7। कितने आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा? 7 आधार, 5 + 2। 5 ये वही आधार हैं जो अनुच्छेद 15 में हमने पढ़े। ये 5 कौन कौन से हैं? धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान। जन्म स्थान यानी आप किसी भी धर्म के हो, इससे राज्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपका वंश क्या है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, इन आधार पर जो राज्य है वो आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। 2 नए प्रकार इसमें जो जुड़े हैं वो कौन से हैं? निवास के आधार पर, आप कहाँ रह रहे हैं, रेजिडेंस आपका क्या है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आपका उद्भव किस तरीके से हुआ है, उद्भव के आधार पर भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ओरिजिन, आपकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, इस आधार पर भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो सरकारी नौकरियों में भेदभाव राज्य नहीं करेगा। उसके कितने आधार हैं? 7। बात समझ में आई? अनुच्छेद 15 में क्या कह रहा है कि राज्य जो भेदभाव नहीं करेगा वो कितने आधारों पर नहीं करेगा? 5 आधारों पर। जबकि अनुच्छेद 16 में कितने दे रखे हैं? 7 आधार। बात क्लियर हो गई? बताओ। अब देखो इसके अगला क्लाउज अगर हम पढ़ें तो ये क्या कह रहा है कि राज्य भेदभाव कर सकता है। जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या उनका सरकारी नौकरियों पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसे लोगों को राज्य सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दे सकता है। भाई पीछे किस में दे रहा था? शिक्षण संस्थानों में, और अब ये रिजर्वेशन किस में दे रहा है? सरकारी नौकरी में। अरे बात समझ में आई? अब रिजर्वेशन ये किस में दे रहा है? सरकारी नौकरी में। यानी कि ये सेकंड क्लाउज है, इसमें ये कह रहा है राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। आरक्षण दे सकता है
आरक्षण दे सकता है यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। ऐसी स्थिति में कि अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्य क्या कर सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है। अरे बात क्लियर हो गई ना। और जिसे जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से इसमें SC ST इन लोगों को रिजर्वेशन की बात की गई है कि राज्य SC को ST को रिजर्वेशन दे सकता है। जो पिछड़े लोग हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से या उनका सरकारी नौकरियों पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसे लोगों को राज्य रिजर्वेशन दे सकता है। जबकि ऊपर क्या कह रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं दे सकता। अच्छा, निवास के आधार पर यहां कह रहा है राज्य भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन एक जो नीचे क्लाउज दे रखा है उसमें फिर ये कह रहा है कि राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। कैसे कर सकता है? जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें अन्य राज्यों को फॉर्म डालने की अनुमति नहीं है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 2-4% अन्य राज्यों को सीटें दे दी जाती हैं। जो राज्य जो पिछड़े हुए हैं, जो राज्य जिनकी जनता का हाल ठीक नहीं है, ऐसे राज्य जो आर्थिक रूप से ज़्यादा परेशान हैं, वहाँ की जनता ज़्यादा परेशान है, उन्हें अपने लोगों को ही नौकरी देना मुश्किल पड़ रही है, ऐसी स्थिति में राज्य ऐसा प्रावधान कर सकता है कि जो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये कहे कि हमें दूसरे राज्यों के लोग नौकरी में नहीं चाहिए, हमारे लोगों के जो रोजगार हैं वो चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में निवास के आधार पर भी भेदभाव हो सकता है। कुछ राज्य हमारे भारत में ऐसे हैं जो अन्य राज्यों को नौकरियों में नहीं लेते हैं। अरे बात क्लियर हो गई। निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अगर मैं इसका अगला क्लाउज देखूं तो उसमें क्या लिखा है, 16 का, जो धार्मिक संस्थान हैं, जैसे अभी पढ़ा हमने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कुछ धार्मिक संस्थान जो ऐसे हैं किसी विशेष धर्म को लेकर ही स्थापित किए गए हैं, वहां धर्म के आधार पर भेदभाव हो सकता है। जैसे कोई मंदिर है, मंदिर में हिंदू ही रखा जाएगा, कोई मस्जिद है उसमें प्राथमिकता मुस्लिम को ही दी जाएगी, तो धर्म के आधार पर सरकार भेदभाव कर सकती है। ऊपर के इसके 2 क्लाउज ये कहते हैं कि कोई भेदभाव नहीं होगा, नीचे के 3 क्लाउज ये कहते हैं कि राज्य भेदभाव कर सकता है। बात क्लियर हो गई। नौकरियों में कर सकता है, निवास के आधार पर कर सकता है, धर्म के आधार पर भी राज्य भेदभाव कर सकता है। लेकिन जितने भी ये भेदभाव होंगे वो सब कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अफर्मेटिव होंगे, सकारात्मक होंगे। नकारात्मक कोई भेदभाव राज्य नहीं कर सकता। बात क्लियर हो गई। अगला देखते हैं अनुच्छेद किसकी बात करते हैं, 17 की। ये अनटचेबिलिटी की बात करता है, अस्पृश्यता की बात करता है। राज्य ऐसा प्रयास करेगा जिससे समानता आए। हम कौन सा अधिकार पढ़ रहे हैं, समानता का। और समानता कब आएगी, जब ये छुआछूत खत्म की जाए, इस छुआछूत को समाप्त किया जाए, तब क्या आएगी, समानता आएगी। तो समानता लाने के लिए ये जो अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता से, या बोले छुआछूत, अनटचेबिलिटी। अच्छा, एक यहां पे आपको सेंटेंस ध्यान रखना है। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट बोला था, अनटचेबिलिटी इज सिन। इसका मतलब क्या हुआ, अस्पृश्यता पाप है। यह कथन किसका है, गांधी का। गांधी ने क्या कहा, गांधी ने कहा अनटचेबिलिटी इज सिन। अस्पृश्यता क्या है, अस्पृश्यता पाप है। किसका कथन है, गांधी का। अब ये अस्पृश्यता रोकने की बात की गई है, इस अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात की गई है, तो संविधान में ये लाइन लिखने से तो ये समाप्त नहीं होगी। इसके लिए सरकार को 2 बातें कही गई हैं कि सरकार इस छुआछूत के अंत के लिए अंत लिख लो, या फिर इसके समाप्ति के लिए
क्या क्या काम करेगा? क्यों भाई? अगर इसे अस्पृश्यता को हमें दूर करना है, इसका अंत करना है, तो इसमें दो बातों को कहा गया है। एक तो इसे रोकने का प्रावधान करेगा राज्य, रोकने का प्रावधान, और दूसरी बात और क्या करेगा? एक तो रोकेगा और दूसरी बात ये जो अनटचेबिलिटी है ये दंडनीय अपराध है, ऐसे प्रावधान करेगा। ठीक है, कुछ प्रावधान यहां करेगा, प्रावधान, और प्रावधान क्या होंगे कि जो अनटचेबिलिटी है वो कैसी है? दंडनीय है। यानी कि कुछ ऐसे दंडनीय नियम बनाएगा जिससे इस अस्पृश्यता को दूर किया जा सके। केवल संविधान में लिखने से तो कुछ होना नहीं है। और जो दंडनीय प्रावधान है अस्पृश्यता वाला, ये जो अस्पृश्यता अधिनियम कब बना है? 1955 में। इसके लिए क्या किया? अस्पृश्यता अधिनियम बनाया। अस्पृश्यता अधिनियम कब बना है? 1955 में। अस्पृश्यता अधिनियम कब बना? 1955 में। अगले आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद 18। करना क्या है? वही करना, समानता लानी है। और समानता लाने के लिए हम इसमें क्या करें? अगर समानता लानी है तो समानता कैसे आए? जो टाइटल हैं, जो उपाधियां हैं, उनका त्याग किया जाए। उपाधियों का त्याग, उपाधियों के त्याग से संबंधित है। उपाधियों के त्याग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 18। यानी कि पुराने जमाने में जो लोग उपाधियां ले लेते, उन उपाधियों को, जो ऊंच नीच की भावना का जिससे विकास होता था, ऐसी उपाधियां जो ऊंच नीच की भावना पैदा करती हैं, उन उपाधियों का क्या किया जाए? त्याग किया जाए। और मैं इसमें जो उपाधि हमें छोड़नी है वो किसको छोड़कर उपाधियों का त्याग करना है? केवल सेना व शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र की उपाधियों को, क्षेत्र की उपाधियों को छोड़कर किसका त्याग करना है? सभी उपाधियों का त्याग करना है। केवल सेना के क्षेत्र में जो उपाधियां मिलती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो उपाधियां मिलती हैं, इनको छोड़कर, यानी कि इनको त्यागने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? अगर एक बात और ध्यान रखनी है, यदि आपको, यदि विदेश से कोई उपाधि हमें ग्रहण करनी है, लेनी है, कोई उपहार लेना है, विदेश से कोई उपहार, गिफ्ट या उपाधि लेनी है, तो कब मिलेगी? जो प्रेसिडेंट हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, इनसे पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति लेनी होगी। यानी कि किसी भी विदेशी उपाधि अगर हम ग्रहण करते हैं तो विदेशी उपाधि ग्रहण करने के लिए हमें क्या चाहिए? राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के हम विदेशी उपाधि भी ग्रहण नहीं कर सकते। यह भी बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अरे बात क्लियर हो गई?